यस। तो हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास। आज जो टॉपिक है ना वो है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। और आई होप कि आपने सिलेबस को अगर अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है ना ये है कहता है कि रिसर्च में पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच का किस तरह से उपयोग किया जाता है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण इसे कहा जाता है। अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने बहुत पहले ये चीज़ें व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जब स्टडी किया था क्लास में, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, तब आपने ये देखा होगा कि जो चीज़ें उत्तर व्यवहारवाद व व्यवहारवाद में आई थी, जो पॉइंट्स वहाँ आए थे, वही पॉइंट्स अगेन यहाँ रिपीट होंगे। कुछ पॉइंट्स पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। क्या होती है ये अप्रोच और क्यों यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में इस अप्रोच को देखा गया है, क्यों किस तरह से ये ऐड की गई है और हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो एक बार हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पॉजिटिविज्म अप्रोच है क्या, पॉजिटिविज्म इन रिसर्च को क्या कहा जाता है। पॉजिटिविज्म इन रिसर्च होता क्या है। देखिए इतनी सुंदर सी स्लाइड एक आपके सामने है, पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। आखिर ये होता क्या है और पॉजिटिविज्म इन रिसर्च को हम समझेंगे कैसे, वो देखिए आप। प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करके किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है। प्राकृतिक विज्ञानों का विकास तेजी से इसी कारण हुआ कि इनके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अध्ययन कल्पना के आधार पर न करके निरीक्षण परीक्षण के आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक इस आधार पर कार्य करते हैं कि सभी पदार्थ की प्रकृति या उससे संबंधित व्यवहार कुछ अपरिवर्तनशील नियमों पर आधारित होते हैं। देखिए पॉजिटिविज्म जो है ना वो साइंस की बात करता है। वो कहता है कि अंधविश्वासों को दूर भगाओ। और जब साइंस की बात आती है तो 4 विशेषताएं निकल के आती है पॉजिटिविज्म की। मैं पहले इसका अर्थ आपको बता रही हूं, देन हम इस पर जाएंगे कि किसने ये पूरी अप्रोच दी और कहां से कैसे क्या आया। ठीक है। प्रत्यक्षवाद को आप सीधे सीधे कहेंगे साइंटिफिक स्टडी। पहली जो इसकी विशेषता आती है, पहला जो फीचर आता है वो आता है साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म अप्रोच कहती है कि साइंस का उपयोग किया जाए, हर चीज को तर्क में देखा जाए। ये देखा जाए कि कोई भी वस्तु जो है वो तर्क के आधार पर सही है या नहीं है। ठीक है। सेकंड, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। पॉजिटिविज्म अप्रोच या प्रत्यक्षवाद पूरी तरह से समर्थन करता है एक्सपेरिमेंट का। और किस तरह के एक्सपेरिमेंट का? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स का। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम जब साइंटिफिक स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी क्वेश्चनेयर डेवलप करते हैं। आप जानते हैं साइंटिफिक स्टडी जब आपने स्टडी किया था और हमने जब रिसर्च को पढ़ा था पहले भी, तब हमने देखा था कि किस तरह से रिसर्च करने के लिए अलग अलग टूल्स का उपयोग किया जाता है। डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग टूल्स का उपयोग होता है। और जब साइंटिफिक वे में स्टडी होती है तो क्वेश्चनेयर डेवलपमेंट होता ही होता है, क्वेश्चनेयर प्रिपेयर की जाती है। और क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करने के लिए क्या होता है कि एक सेट क्वेश्चंस होते हैं। उन सेट क्वेश्चंस को बेस मानकर, उन सेट क्वेश्चंस के आधार पर ही पूरा का पूरा आपका डेटा कलेक्शन होता है। तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां आपके कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं और उन्हीं सेट क्वेश्चंस को आधार मानकर आप उसको फॉलो करते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट को। और वो एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड हो जाते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चंस सेट होते हैं। तो जब साइंटिफिक स्टडी होती है तो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी सेट होते हैं और आपको अगर आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो वो भी कंट्रोल्ड होगा, कहीं भी बायस्ड नहीं हो सकता। कंट्रोल्ड शब्द यहाँ क्यों लिखा है? बायस्ड नहीं हो सकता। मान लीजिए कि अगर रिसर्चर
कि अपनी सोच, रिसर्चर के अपने व्यूज, वो चाहे कि मैं इस डेटा कलेक्शन में या डेटा के रिजल्ट में अपने व्यूज, अपनी सोच को ऐड कर दूं या इसे मॉडिफाई कर दूं, तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज हर क्वेश्चन साइंटिफिकली सेट होता है क्वेश्चनर में, और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो भी साइंटिफिकली निकलते हैं। तो जब ऐसा होता है तो साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी के साथ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है वो। ठीक है। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट, मेजरमेंट। अगर बात की जा रही है साइंटिफिक स्टडी की, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की, तो मेजरमेंट होगा ही, क्योंकि बिना मेजरमेंट के साइंटिफिक स्टडी या साइंटिफिक पद्धति को फॉलो नहीं किया जा सकता। और जब फॉलो नहीं किया जा सकता, मेजरमेंट इसलिए भी जरूरी है कि जितने भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट को उसी साइंटिफिक वे में प्रेजेंटेशन किया जा सके उसका। तो मेजरमेंट होता है और मेजरमेंट के आधार पर ही प्रेजेंटेशन होता है रिजल्ट का। ठीक है। जब ये सारी चीजें होती हैं, मेजरमेंट होगा, मेजरमेंट मतलब आपके जो वेरिएबल्स आते हैं और वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप आप दिखाते हैं, आप अलग अलग टूल्स का उपयोग करते हैं, पीपी प्लॉट है, फ्रीक्वेंसीज हैं, कोरिलेशन है, वो सब दिखाकर आप बाकायदा बार चार्ट, ग्राफ चार्ट में मेंशन करता है एक रिसर्चर, तो वो सब मेजरमेंट पॉसिबल होते हैं जब साइंटिफिक स्टडी होती है। और फोर्थ होता है एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस। जब भी पॉजिटिविज्म अप्रोच के अकॉर्डिंग साइंटिफिक स्टडी होगा, तो साइंटिफिक स्टडी के साथ एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस भी होने चाहिए। यानी कि साइंस बिना एविडेंस के काम ही नहीं करता, बिना एविडेंस के साइंस काम नहीं करता है। अगर आपके पास प्रॉपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा और आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। साइंटिफिक स्टडी पूरी की पूरी उसी तरह से काम करती है। तो जब हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म की या पॉजिटिविस्ट अप्रोच की, तो हम देखेंगे कि 4 तरह की विशेषताएं होती है किसी भी पॉजिटिविस्ट अप्रोच में। साइंटिफिक स्टडी होता है, वहाँ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट होता है और एम्पिरिकल साइंटिफिक एविडेंस होता है। ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति होती है ना, जो प्रयोग होते हैं वो नियंत्रित होते हैं, मापन कार्य होता है, और आनुभाविक वैज्ञानिक एविडेंस का मतलब हो गया कि उनके पास कुछ जो प्रूफ होते हैं वो अनुभविक होते हैं। आगे देखिए, पॉजिटिविज्म गिव्स राइज टू क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी। दिस इज मेथोडोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक डाटा that is precise and based on measurement and is often analyzed using statistics with the intention that the findings be generalizable. साइंस का दूसरा जो सबसे बड़ा उपयोग होता है कि जितने भी रिजल्ट आते हैं ना, वो जनरलाइजेशन या जनरलाइजेबल होते हैं, यानी कि उन्हें सामान्य तौर पर लागू किया जा सकता है। सामान्य तौर पर लागू किया जा सकता है। जब भी इस तरह के कोई रिजल्ट आते हैं साइंस में, तो उन्हें सामान्य तौर पर लागू किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। साइंस के रूल ही यही है कि वेरीफाइड हो और जनरली अप्लाई हो सके साइंस का जो भी रिजल्ट आए। तो जब साइंटिफिक स्टडी फॉलो हो रही है तो जो फाइंडिंग्स होंगी वो जनरलाइजेबल होंगी और क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी का उपयोग होगा। पॉजिटिविज्म पूरी तरह से पॉजिटिविज्म अप्रोच पूरी तरह से फॉलो करता है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी क्या होती है हमने कल भी समझा था और आज फिर मैं आपको बता देती हूँ। क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मेजरमेंट पॉसिबल होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है हमारा, और जो रिजल्ट होते हैं रिसर्च के वो पूरे की पूरे न्यूमेरिक्स में होते हैं। तो जब इस तरह की कोई रिसर्च होती है जहां मेजरमेंट पॉसिबल हो वेरिएबल्स का, उसे क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी कहते हैं। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच पूरी तरह से फॉलो करता है क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी को। अब हम देखते हैं कि फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन थे। ये जो अप्रोच आई ये कहां से आई, और ये सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को तो बेहतर तौर पर पता ही होगा, लेकिन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये अक्सर पूछा जाता है कि फादर ऑफ पॉजिटिविज्म कौन है। तो फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे, फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे जो थे
उन्होंने इस टर्म को दिया था। फ्रेंच फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट इन हिज वर्क कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी इन 1842 एंड द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851। दो बुक्स हैं उनकी जो बहुत फेमस रही हैं। आपको दोनों बुक्स के नाम याद रखने हैं, ऊपर मेंशन है, आप उसको प्लीज याद कर लीजिएगा। ऑगस्ट कॉम्टे ने ये जब दिया तो वो क्या कह रहे हैं देखिए। कॉम्टे ने ये विश्वास व्यक्त किया है कि प्रत्यक्ष अवस्था ही मानव विकास की अंतिम अवस्था होगी और यह अवस्था उतनी शीघ्रता से ही प्राप्त की जा सकेगी जितनी शीघ्रता से धार्मिक और अभिभौतिक अंधविश्वासों का अंत होगा। जनता वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रक्रिया को अपना लेगी और इसी विश्वास के आधार पर ही कॉम्टे ने अपना सकारात्मक सरकार, सकारात्मक धर्म, सकारात्मक शिक्षा, सकारात्मक राज्य और कानून के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ताकि मानव समाज में धार्मिक अंधविश्वासों के प्रति जागृति आए और लोग नए सिरे से सोचने लगे और जनता में वैज्ञानिक सोच का विकास हो। धार्मिक और अभिभौतिक अंधविश्वासों का अंत, ये मैंने हाईलाइट क्यों किया है? हाईलाइट इसीलिए किया है कि आपके दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर मेंशन होना चाहिए कि धार्मिक और भौतिक अंधविश्वासों का जब अंत होगा, धार्मिक और भौतिक अंधविश्वासों का जब अंत होगा तब ही पॉजिटिविज्म अप्रोच आएगी, ऐसा ऑगस्ट कॉम्टे का कहना था। वो कहते हैं कि जब हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत हुई ना, तब ऐसा हुआ कि हम धार्मिक विश्वासों के साथ साथ कुछ कुरीतियों, कुछ अंधविश्वासों के चक्करों में भी फंस गए और जब ये अंधविश्वास, कुरीतियां हमारी दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगी तो ये जरूरी हो गया कि तार्किक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर उनका परीक्षण किया जाए और ये देखा जाए कि क्या वो सही है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हैं हर धर्म में और हमें लगता है कि वो गलत है। कुछ चीजें बिल्कुल सही है, कुछ चीजें ऐसा लगता है कि नहीं, तार्किक आधार पर ये गलत है। और इसी बात का समर्थन करते हुए ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा था कि जब तक धार्मिक और अभिभौतिक अंधविश्वासों का अंत नहीं होगा ना, तब तक वैज्ञानिक ढंग से सोचने की प्रक्रिया नहीं आएगी और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मानव समाज में क्या होगा, ये सारी प्रत्यक्ष अवस्था तभी आएगी। तो अब क्या हुआ? ही इज ऑल्सो फेमस फॉर हिज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। दीज 3 स्टेजेस आर द थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्ट। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है पॉजिटिविज्म अप्रोच का, जहां से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। ऑगस्ट कॉम्टे ने 3 स्टेजेस बताई हैं। तीनों स्टेजेस के नाम आप इंग्लिश में भी याद कर लेना और आगे वाली स्लाइड में हम उसको समझने वाले हैं। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्ट, ये इसी क्रम में है, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे ने यही सीक्वेंस बताया है। क्या है ये 3 स्टेजेस? देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा, अब पहले हम देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। देन कॉम्टे हैज रिटर्न आफ्टर स्टडिंग human intellectual development in all societies and ages, we discover the fundamental rule whose solid proof we find on one hand in the reality in our organizations. This rule is as such all our important or main beliefs, every branch of our knowledge, one by one have to pass through 3 stages: religious or imaginative stage, metaphysical or abstract stage, and scientific or positive stage. ये इनके नाम बिल्कुल अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लेना आपके नोट्स जब आप प्रिपेयर करें। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर एग्जाम में आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहा उन्होंने? चाचा थे ना बेटा,
कॉम्टे ने कहा कि ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी मानव का जब बौद्धिक विकास हो रहा है ना तो मानव 3 तरह की अवस्थाओं से गुजरा। लगा दो। 3 तरह की अवस्थाओं में मानव का बौद्धिक विकास हुआ है, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ है। वो 3 अवस्थाएं ये हैं, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। डियोलॉजिकल स्टेज, पहली अवस्था धार्मिक अवस्था है। सेकंड, मेटाफिजिकल स्टेज, तात्विक अवस्था। थर्ड, पॉजिटिव स्टेज, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद। क्या है ये सब? देखो, ये कहानी आप सभी को पता है कि जब हम लोग पहली स्टेज में थे, जब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा था, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मानव का बौद्धिक विकास का जो क्रम है वो कैसा था? पहले हम सभी एक धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक शिक्षा और धार्मिक नियमों से बंधे हुए थे। धार्मिक शिक्षा थी, धार्मिक शिक्षा के आधार पर ही धार्मिक नियम थे, धार्मिक मान्यताएं थी और उसी क्रम में हमारा बौद्धिक विकास हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हीं धार्मिक शिक्षाओं, मान्यताओं पर तर्क दिया तो हम तात्विक अवस्था में आए। और फिर एक ऐसी अवस्था आई जब तर्क बढ़ गए और धार्मिक मान्यताएं और धार्मिक शिक्षाएं कम हो गई, वो वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद अवस्था है। तीनों अवस्थाओं में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार धार्मिक अवस्था या थियोलॉजिकल स्टेज जो है वो देवीय शक्ति या अलौकिक तत्वों वाली अवस्था है। देवीय शक्ति या अलौकिक तत्वों वाली अवस्था। फिर उनका कहना है कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वास अपनी चरम अवस्था पे थे। इस अवस्था में, ये जो अवस्था थी, फर्स्ट जो स्टेज थी, इसमें रूढ़िवादिता और अंधविश्वास अपनी चरम अवस्था पर थे। एक सेकेंड होल्ड करना। रूढ़िवादिता और अंधविश्वास अपनी चरम अवस्था पर थे। देन प्रेतवाद, वो कह रहे हैं कि यही वो अवस्था थी जिसमें प्रेतवाद भी था, यानी कि कहीं ना कहीं अंधविश्वास जिसमें कहा जाता है कि कुछ और शक्तियां भी हैं जो काम कर रही हैं, वो सारी बातें भी थी। बहुदेवतावाद था, बहुत सारे देवता थे, बहुत सारे देवताओं का अलग अलग मान्यताएं थी। एकेश्वरवाद भी था। तो ये जो धार्मिक अवस्था है, धार्मिक अवस्था की ये कुछ विशेषताएं हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आती हैं, इसलिए मैंने शब्दों में ही लिखा है, क्योंकि जब हम पैराग्राफ रीडिंग करते हैं ना, तो पैराग्राफ में आपको पता नहीं होता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, अगर थियोलॉजिकल स्टेज या धार्मिक अवस्था पर क्वेश्चन आ रहा है और उसके फीचर्स आते हैं, तो ये ही शब्द आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे। इनमें से कोई एक गलत होगा और बाकी 3 सही होंगे, या 4 में से कोई एक सही होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। सेकंड, मेटाफिजिकल स्टेज, जब इन्हीं धार्मिक चीजों को तर्क के आधार पर परीक्षण किया जाने लगा, यानी तर्क शक्ति का विकास होने लगा। अमूर्त शक्तियां, यानी कि जब ये माना जाने लगा कि इनके अलावा और भी कोई शक्ति है और शक्ति का अस्तित्व की बात की जाने लगी, तो ये ऐसी अवस्था थी जो डिलेमा वाली अवस्था थी, जिसमें शक्ति को भी माना जा रहा है और साइंस को भी माना जा रहा है। बीच वाला स्टेज था ये। और लास्ट पॉजिटिविस्ट स्टेज या वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद, जिससे कि हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें पूरी तरह से तथ्यों को स्वीकारा जाने लगा, नियमों की बात की जाने लगी, निरीक्षण होने लगे, चेक होने लगा कि ये तार्किक आधार पर चीजें सही है या नहीं है। हमें क्या करना है, मेन क्वेश्चन आता है धार्मिक अवस्था से और तीनों स्टेजेस के नाम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है। जैसे हमने उत्तर व्यवहारवाद देखा था ना बच्चों, वैसे ही पोस्ट पॉजिटिविज्म है। डेविड स्टर्न ने क्या किया, अपने ही सिद्धांत को मॉडिफाई किया था, लेकिन जब पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात आएगी ना, तो आप मॉडिफाई नहीं बोलोगे, आप बोलोगे रिजेक्ट कर दिया। उत्तर प्रत्यक्षवाद 20वीं शताब्दी में आया,
ये केवल प्रत्यक्षवाद का संशोधन नहीं था, बल्कि प्रत्यक्षवाद के मूल मूल्यों की पूर्ण अस्वीकृति थी। ये ध्यान रखना, कथन में ट्रू फॉल्स में ये आ जाता है कि क्या संशोधन था या अस्वीकृति थी, तो पूर्ण रूप से रिजेक्ट हो गया था पॉजिटिविज्म अप्रोच, और ये नया आया पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म रिजेक्ट द पॉजिटिविस्ट अप्रोच दैट अ रिसर्चर कैन बी एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ऑफ द सोशल वर्ल्ड। Post positivists argue that the ideas and even the particular identity of a researcher influence what they observe and therefore impacts upon what they conclude. Post positivism approach पूरी तरह से रिजेक्ट करती है पॉजिटिविस्ट अप्रोच के फीचर्स को, और वो कहती है कि कभी भी एक रिसर्चर सोशल वर्ल्ड में रहते हुए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर नहीं बन सकता, उसके वैल्यूज वहां ऐड हो ही जाते हैं। वैल्यू इन रिसर्च, यहाँ का फोकस पूरा वैल्यूज पर है, वैल्यूज ऐड होंगे, और जब वैल्यूज ऐड होंगे तो देयर आर एरर इन ऑल साइंटिफिक मेथड्स, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द साइंटिस्ट। जब भी आप जानते हैं, हमने जब बात की थी बिहेवियरलिज्म में भी, हम जब बात करते हैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अप्रोच में भी, ऑब्जेक्टिविटी जो होती है एक रिसर्चर की, एक साइंटिस्ट की, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है अगर वैल्यूज ऐड हो जाते हैं, बायस्ड हो जाता है एक रिसर्चर, और जब ऐसा होता है तो वो साइंटिफिक मेथड्स के लिए एक एरर का काम करता है, और वो जो पूरी की पूरी रिसर्च है वो सब्जेक्टिविटी पर फोकस हो जाती है, ऐसा पोस्ट पॉजिटिविस्ट का मानना है। तो ये अप्रोच क्या कहती है? सब्जेक्टिविटी की बात करती है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। हमने देखा प्रत्यक्षवाद में ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, पोस्ट पॉजिटिविज्म में सब्जेक्टिविटी की बात हो रही है। उधर क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी अपनाने की बात हो रही है, यहाँ एरर आएगा इसलिए क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी की बात की जाती है। पॉजिटिविज्म में एब्सोल्यूट रियलिटी की बात होती है, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं, तो वहाँ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, जब व्यूज वैल्यूज जुड़ जाते हैं, रिसर्चर के अपने व्यूज आ जाते हैं, तो क्रिटिकल रियलिटी सामने आती है। पॉजिटिविज्म में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है और इधर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, इसको हम सैंपलिंग में और समझेंगे। पॉजिटिविज्म में स्ट्रक्चर्ड और कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, हम समझ चुके हैं ये, और इधर अनस्ट्रक्चर्ड और अनकंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होते हैं, बिकॉज यहाँ वैल्यूज ऐड हो गई, यहाँ बायस्ड हो रहा है वो। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? पॉजिटिविज्म अप्रोच का एग्जाम्पल हो सकता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अगर आप एक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 का स्टडी कर रहे हैं, आप क्वेश्चनर डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक